हाय हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी का जो एडिटोरिया के बुक से 5 सेट बाकी था वह मैं फिर आपके लिए सेट लाया हूं, जो कि आज का सेट नंबर 8 है। इससे पहले मैंने 9 नंबर सेट और 6 नंबर सेट डाल दिया है और 13-14 नंबर 2 सेट और बचा है। मैं वो भी डाल दूंगा। जो अगला बुक आएगा आपको टेलीग्राम में उस बुक का इमेज भेज दिया जाएगा और फिर से वह बिहार एसएससी का सेट चलने लगेगा। एक नियत समय पर आपको बताया जाएगा कि उसका सेट प्रैक्टिस कब चलेगा। तो जो भी स्टूडेंट बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो उनके लिए जीके जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें आपको साइंस है और जीके जीएस है और रीजनिंग है और मैथ है। तो मैथ आप ज़रूर सॉल्यूशन कर लीजिएगा और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इसमें आपको जो 75 क्वेश्चन बताया जाता है इसमें हर संभव प्रयास किया जाता है कि थोड़ा अच्छे से डिस्कशन किया जाए और अच्छे से आप डिस्कशन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और किसी भी सेट को बनाने से पहले आप उससे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद आंसर दें और डिस्कशन जरूर करें। डिस्कशन करने से होता क्या है कि आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और जो क्वेश्चन आपके इस सेट में गलत हुआ है अगले सेट में फिर आएगा तो गलती होने की संभावना नहीं है। और एग्जाम में भी प्रीवियस 60% पूछा जाता है। तो आप अच्छे से सेट बनाएं और अच्छे से उसका डिस्कशन करें। एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट के इससे फ़ायदा मिले। और इस पीडीएफ को अगर पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम मेरा चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। सारे पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी तक मैंने वहाँ पर 53 सेट करा दिया है और 53 सेट का वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। वहां से आप जाकर आंसर मिलाएं और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में स्कोर को ज़रूर बताएं। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है, किसी भी सेट को बनाएं तो उसका अच्छे से डिस्कशन करेंगे तो एक दिन ऐसा आपकी तैयारी होगा कि किसी भी एग्जाम में देने जाइएगा तो आपका 100% रिजल्ट होने की संभावना रहेगी। तो चलिए आइए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन क्या है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण, नाभिकीय संश्लेषण, फोटोसेल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के तहत सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्न में से कौन सा है? जो सूर्य से उत्सर्जित होता है पराबैंगनी किरणें जिससे हमें त्वचा कैंसर होता है, उत्तरदायी विकिरण कौन सा है? अल्फा किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अल्ट्रावायलेट किरण। गामा किरण का खोज पॉल विलार्ड ने किया था और गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? पूछा गया है कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुआ था? वर्ष 2004, 2006, 2007 और 2010। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 2007 में शुरू किया गया था भारत में नैनो मिशन की। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि समुद्र या महासागर में कोई वस्तु अगर डूबा हुआ है तो उसकी स्थिति जानने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सोनार और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपको सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर जो है, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके माध्यम से प्रासरव तरंग को समुद्र के भीतर भेजा जाता है और परिवर्तित होकर लौटने पर तरंग की वस्तु की स्थिति पता लग जाते हैं। गैल्वेनोमीटर से आपको धारा ज्ञात किया जाता है और ऑडियोमीटर से आपको ध्वनि को ज्ञात किया जाता है। तो तीनों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? जो ध्वनि तरंग है वह किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो यह परावर्तन के कारण ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्रुवण, विवर्तन और अपवर्तन ये प्रकाश से संबंधित है। ध्वनि को न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए और फीट में पूछेगा तो आपको 56 फीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6,
जब प्रकाश के प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा हो जाएगा। यानी कि प्राथमिक रंग जो होता है लाल, हरा और नीला, इसको समान में मिलाया जाएगा तो कौन सा रंग बनेगा। काला, श्यान, सफ़ेद और मैजेंटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो प्रत्येक जगह समान है। यह सदैव आकर्षण की प्राकृतिक होता है, जबकि वैद्युत चुंबकीय बलों में प्राकृतिक के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति झूले पर बैठकर झूला झूल रहा है। यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा कि एक व्यक्ति झूले पर बैठकर झूला झूल रहा है, यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो उसका आवर्तकाल आपको कम हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर होगा। यदि कोई व्यक्ति झूला झूलने पर क्रम में खड़ा हो जाता है तो गुरुत्व केंद्र के ऊपर उठ जाने पर प्रभावी लंबाई कम हो जाती है और झूलने की आवर्तकाल कम हो जाता है। अर्थात झूला जल्दी से दोलन करता है और लंबाई पर डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति आकर बगल में बैठ जाता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी चीज़ याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ग के पौधा में पानी और अन्य पदार्थ के संवहन के लिए उत्तक, जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडियोफाइटा। और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि ट्रेडियोफाइटा पौधे के शरीर, जड़, तना और पतिया में विभाजित होती है, जिससे पानी और खनिज की जरूरत होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी स्तनपायी जंतु में शिशुओं का जन्म दर न देकर अंडे देती है। मतलब शिशु का वो जन्म नहीं देती है, अंडा देती है। इक्विडाना, प्लेटिपस और कंगारू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि प्लेटिपस और इक्विडाना यह अंडा देता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग नहीं है। तो डिप्थीरिया, टाइफाइड, कैंसर और मलेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि कैंसर नहीं है और डिप्थीरिया, टाइफाइड और मलेरिया ये सब हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली क्यों कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन जनरली पूछता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम आंसर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि इसमें क्या होता है। अपचयी एंजाइम, परजीवी क्रियाएं, भोज रिक्तिका और जल अपघटन का एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि जल अपघटन की एंजाइम। लाइसोसोम की खोज 1958 में सी.डी. डुब्बे के द्वारा की गई थी। ये भी चीज़ याद रखेंगे, लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण का स्थान क्या है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के स्थान क्या है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम और केंद्रिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के संश्लेषण की सहायता होता है और राइबोसोम में आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी याद रखेंगे। और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, मानव के शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं, यकृत,
कोशिकाएं, मांसपेशिया कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो यहाँ पर किसमें नहीं पाया जाता है, तो आपको आरबीसी में नहीं पाया जाता है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं में नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल की बात करें तो 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। और श्वेत रक्तकण का जीवन काल की बात करें तो 2 से 4 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और उपयुक्त में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि लैंगिक जनन पर आधारित है मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति ने निम्न में से कौन सा रोग से सर्वाधिक होते हैं? जो डाउन सिंड्रोम जिस व्यक्ति में रोग होता है उनमें से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो पार्किंस, मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर और हाइड्रोसेफेलस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, अल्जाइमर जो रोग होता है वो डाउन सिंड्रोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक असिस्टेंट ऑफ ब्रेन कहा जाता है? मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है तो मेडुला ऑब्लांगेटा, मेरुरज्जु, अग्र मस्तिष्क और इनमें से कोई नहीं। जो मेरुरज्जु है उसे मस्तिष्क का सहायक यानी असिस्टेंट ऑफ ब्रेन कहा जाता है। मेरुरज्जु का मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है जो शरीर में प्रतिरक्षण सह तत्वों और परिवर्तित क्रियाएं होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? तो ग्रस नली में, पेट में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि छोटी आंत में होता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है तथा यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषताएं कौन सी है? तो इसमें 3 स्टेटमेंट आपको दिया गया है, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी के निर्माण दर और जनसंख्या के दबाव। तो इसमें कौन है यह क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें सभी है, यानी कि तीनों जो दिया गया है तीनों है। और प्राथमिक उत्पाद की प्रबंधनता भी रहता तो वो भी हो जाता और प्रति व्यक्ति आय भी रहता तो वो भी होता। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन का कारक नहीं माने जाते हैं? इसमें कौन सा जो कारक है जो उत्पादक के कारक नहीं माने जाते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और लाभ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि लाभ को नहीं माना जाता और भूमि और श्रम पूंजी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया 2014 में, 2015 में, 2016 में और 2017 में। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो 2015 में इसका शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत 18 से लेकर 50 वर्ष आयु के वर्गों के लोग को शामिल किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के लोगों को ही इसमें शामिल किया गया है। इसके प्रत्येक बैंक खाताधारक को 330 रुपया प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक का जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाएगा जीवन ज्योति योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? गरीबी मापन से नहीं है तो सुरेश तेंदुलकर समिति, PJ नायक समिति और हर सामित समिति। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि PJ नायक समिति नहीं है, सुरेश तेंदुलकर और ये दोनों है। क्वेश्चन नंबर 23,
मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? क्वाड जो है इसका शिखर सम्मेलन जो मई 2022 में हुआ है यह कहां पर हुआ है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के टोक्यो में हुआ है। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया था। क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन यूएसए में किया गया था। क्वाड में कुल 4 देश शामिल हैं। आपको भारत याद रखेंगे, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यह क्वेश्चन पूछा गया था सीडीपीओ के एग्जाम में, इसमें कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है, तो उसमें आपको आंसर होता जापान। तो आपको सॉरी जापान कह रहे हैं, उसमें आंसर आपको हो गया था संयुक्त राज्य अमीरात। तो इसमें 4 देश आपको कौन कौन से हैं? भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना में कौन से स्थान पर हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 2022 के सूचकांक में पूछा गया कि वायुसेना का स्थान कौन सा है, तो आपको ऑप्शन सी यानी कि तीसरा वायुसेना का स्थान है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा जारी विश्व वायु सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना का स्थान आपको तीसरा है और पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर रूस। ये भी याद रखेंगे, पहला पर आपको अमेरिका है और दूसरा पर आपको रूस है। तो दोनों चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 में किस रूप में मनाने की घोषणा का निर्णय लिया है? संयुक्त राष्ट्र मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत पर्यटक विकास वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष और ऑप्शन डी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 26, द्विपक्षीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द्विपक्षीय व्यापार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया था? जो लोग अगला सेट देखे होंगे, सेट नंबर 6, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर फिर क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। तो सेट मारने से यही फायदा होता है कि अगर रिपीट होता है तो आपसे गलती नहीं होगी। तो इसमें सोनल नदी, फेनी नदी, आमदुरिया नदी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि फेनी नदी। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चे को जन्म देने को अनुमति दे दी है? मतलब किस देश की सरकार ने अनुमति दिया है कि प्रत्येक को 3 बच्चा जन्म देने के लिए अनुमति मिली है? तो जापान, जर्मनी, चीन और इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जापान को यह बात कही गई है। सॉरी, चीन को, जापान कह रहे हैं चीन को। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब किया गया था? जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत हुई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह किया गया था। तो इसकी शुरुआत आपको 27 सितंबर 2021 को की गई थी। हेल्थ से संबंधित है, यानी कि टीकाकरण से। क्वेश्चन नंबर 29, कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू, के रंगोथमन, सिमिरन सोनी और शशि थरूर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के रंगोथमन। क्वेश्चन नंबर 30, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर मई 2021 में आए साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकते का नामकरण किस देश ने किया था? पूछा यहाँ कि तौकते का नामकरण आपको इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, वही इसका करेक्ट आंसर है। तो पूछ रहा है कि कौन किया था, तो ये बात आपको याद रखना है कि म्यांमार के द्वारा यह किया गया था। म्यांमार ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया है? 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर सिंथिया रोजेनेवी को दिया गया है।
यूएसए की डॉक्टर सिंथिया रोजेनेवे को 2022 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारतीय मूल के वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक को भी थिल एस्टेट के विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में दिया गया था। इनको 2021 में दिया गया था। और 2020 की बात करें तो 2020 में डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था। इनको 2020 में दिया गया था और इनको 2022 में दिया गया है। तो सब अच्छे से याद रखेंगे, जो पूछेगा उसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से गंगा नदी के उत्तर में आकर मिलने वाली नदी कौन से है? जो गंगा है भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई आपको 2525 किलोमीटर है और यह उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो गंगा नदी है इसमें उत्तर से आकर मिलने वाली कौन सी नदी है? तो आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कोसी और बूढ़ी गंडक। ये जो है ना आपको उत्तर से आकर गंगा में मिलती है और गंडक उत्तर से निकलती है, लेकिन फाल्गु आपको दक्षिण में है। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि HL दत्तू थे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और मानवाधिकार आयोग 1993 में गठित किया गया था। और मानवाधिकार आयोग यानी कि मानव अधिकार दिवस आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी चीज़ याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, तारकनाथ गंगोपाध्याय और स्वर्ण कुमारी। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो गीतांजलि पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 35, स्वराज पार्टी के गठन निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है? जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ है किस आंदोलन के बाद हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्वराज पार्टी का गठन आपको 1923 में हुआ है। मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया था। जब असहयोग आंदोलन हुआ था आपको 1920 में, उसके बाद हुआ था स्वदेशी आंदोलन भी 1920 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942। ये तीनों याद रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे चौकुलित युग भी कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किसे चौकुलित युग भी कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण युग और लौह युग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार के साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्र पाषाण कहते हैं और इसे ही चौकुलित युग भी कहा जाता है, मतलब दोनों साथ साथ किए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का स्थापित राज हुआ था? जो मौर्य वंश हुआ उसके बाद कौन से वंश आए? तो कुषाण वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश और सातवाहन वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यभीति शुंग ने किया था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैडफिस के द्वारा किया गया था और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था और सातवाहन वंश की स्थापना आंध्र सातवाहन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? कौन सा जो सुल्तान था निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि ग्यासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने ही निजामुद्दीन औलिया से मिलने से इनकार कर दिया था। तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने से इनकार अनुरोध किया, परंतु निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया और ग्यासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों पर आक्रमण कर विफल कर दिया था। नहर का निर्माण करने वाला ग्यासुद्दीन ही प्रथम था।
बाजार नियंत्रण की प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पर पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण जो थे इसमें से किस आंदोलन से संबंधित थे? नहीं है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से उन्होंने जो 1942 में हुआ था उसी से संबंधित थे। उसी समय हजारीबाग जेल से वह दीपावली के त्यौहार के दिन जेल से बाहर हुए थे। यह क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 1940 में हुआ है, और सहयोग आंदोलन की बात करें तो आपको 1930 में हुआ है। तो ये चारों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? अशोक के शासनकाल में तो मगध, राजगीर, पाटलिपुत्र और वैशाली। आपके जो बीपीएससी 67वीं के एग्जाम में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में आपको पाटलिपुत्र हुआ था, और प्रथम की बात करें तो आपको राजगीर में हुआ था, और दूसरा की बात करें तो आपको वैशाली में हुआ था, और तीसरा की बात करें तो आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? जो गौतम बुद्ध थे जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था, उन्हें पूछा गया है कि उन्हें कब देवता का स्थान दिया गया? अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क और हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में उन्हें दिया गया था देवता का उपाधि। गौतम बुद्ध एक देवता का स्थान कनिष्क कुषाण वंश का शासनकाल में मिला था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अनुयायी था, और इस समय बौद्ध धर्म की चौथी संगति आपको कुंडलवर जम्मू कश्मीर में हुआ था। यहीं पर बौद्ध समितियां दो भाग में बटा, हीनयान और महायान। अशोक की बात करें तो अशोक ने सांची के स्तूप को निर्माण करवाया है। क्वेश्चन नंबर 42, पीत आतंक किस देश से संबंधित है? पीत का आतंक किस देश को कहा जाता है? दक्षिण कोरिया को, अमेरिका को, उत्तर कोरिया को और जापान को। तो पीत का आतंक आपको जापान को कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र के साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षा में, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। इसमें आपसे एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने 19 से बढ़ाकर 21 किया और किसने 21 से घटाकर 19 किया। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इन्होंने 21 से 19 किया है आपको लॉर्ड लिटन, और 19 से 21 कहेगा तो आपको हो जाएगा रिपन। रिपन के शासनकाल आपको 1880 से है, और लिटन के काल 76 से आपको 80 तक है। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1857 के जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग से। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं का समावेशन कब किया गया? देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाकर पूछा गया है। जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और इसमें पूछ दिया गया कि उसे कब सम्मिलित किया गया। तो 2001 ईस्वी में, 2002 में, 2003 में और 2004 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2003 में उसे समावेशित किया गया है। जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में है? अभी वर्तमान में भारत में आपको 25 उच्च न्यायालय हैं और कुछ राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि सभी राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 214 अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों में उच्च न्यायालय के वर्णन किया जाएगा। वही सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत आपको उच्च न्यायालय
रीट जारी करता है और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है 5 प्रकार के। तो ये तीनों चीज़ जितना भी मैंने आपको बताया है सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब स्थापित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा के द्वारा मई 1949 में स्थापित किया गया था और राष्ट्रमंडल में भारतीय सदस्यता की स्थापना की गई थी। जुलाई 1947 में गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना की घोषणा की थी। 1950 की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो पूछा गया कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा में जबकि अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 33। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, अनुसूचित जनजाति संख्या की संविधान में कितनी संख्या थी, तो 33। आइए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो संविधान में आपको 25 भाग है, अगर खंड वाइज पढ़ेंगे ऐसे आपको 22 भाग है। तो पूछा गया कि किस भाग में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है? तो भाग 7, भाग 8, भाग 9 और भाग 10। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भाग 8 में है। भाग 8 की बात करें तो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है और इसी में आपको कहा गया है। और 6 की बात करें तो अनुसूची, पहली अनुसूची की भाग ख को राज्य और अनुच्छेद 238 को निष्कासित किया गया है। और 9 की बात करें तो इसमें आपको पंचायत से संबंधित है। और 10 की बात करें तो अल्पसंख्यक की बात कहा गया है। तो ये चारों ऑप्शन को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक। तब पूछ रहा है कि उद्देशिका में कौन सा नहीं है, तो आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, लेकिन धार्मिक नहीं है। यही आपको करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि राज्यों का पुनर्गठन आपको 1953 में हुआ था। इसकी अध्यक्ष आपको फजल अली थे, अध्यक्षता फजल अली के थे। इस आयोग के सदस्य में आपको पंडित हृदयनाथ कुंजरू और एम पणिकर भी थे, लेकिन अध्यक्षता उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनकी पदावधि पर हुआ था। एक आपको सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को 1965 में मृत्यु, 64 में मृत्यु, 65 में हुआ था। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में मृत्यु, जो विदेश से बाहर हुआ। उसके बाद आपको इंदिरा गांधी का मृत्यु हुआ है। यह 3 प्रधानमंत्री हैं जिनको मृत्यु हुई थी। और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। और कैबिनेट मंत्री में सबसे ज़्यादा कार्यकाल आपको जगजीवन राम का था, जो कि श्रम मंत्री थे। और मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यही आपको गलत है, यही आपसे पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 52, वायु से क्षैतिज संचलन से ताप का हस्तांतरण क्या कहलाता है? चालन, संवहन और अभिवहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी उसे अभिवहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही नहीं है? पूछा गया कि पार्थिव विकिरण के संबंध में सही नहीं है। तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी की सतह को गर्म करना, पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा में वायुमंडल को नीचे से गर्म करना, सौर विकिरण का पृथ्वी के हिमच्छादित द्वारा परिवर्तन होकर लौट जाना और वायुमंडल के द्वारा सौर विकिरण में परिवर्तित
करना। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा के वायुमंडल के नीचे कुछ से गर्म करना। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो पच्छाद मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षा मेघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि पच्छाद मेघ। पच्छाद मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला बादल है। पच्छाद मेघ का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो कि पंख के समान प्रतीत होता है। यह हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। ये भी याद रखेंगे कि पच्छाद मेघ का रंग कैसा होता है, तो यह हमेशा सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 55, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? प्रेयरी, सवाना, स्टेपी और डाउन्स। तो उसे सवाना के नाम से जाना जाता है। विल्ड आपको ऑस्ट्रेलिया के घास डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। क्वेश्चन नंबर 56, भूकंपीय तीव्रता किससे मापी जाती है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो आप इसमें गलत आंसर दे सकते हैं। भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, एमिनोमीटर और पायरोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि रिएक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ में आपको भूकंप के अध्ययन किया जाता है। एमिनोमीटर से हवा की गति मापी जाती है और पायरोमीटर से आपको उच्च तापमान मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो आर्थर होम्स, हैरी, अल्फ्रेड वेगनर और अब्राहम लिंकन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, अल्फ्रेड वेगनर। इसे आप याद कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन होता है जिसे आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ता है, उसमें कोई लॉजिक या कोई उसमें ट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज समांतर आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? क्वार्ट्ज, माइका, एम्फीबोल और पायरेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको माइका। माइका को विद्युत में, इसलिए जो आप पोल पर देखे होंगे तो एक चिन्नी मिट्टी का लगा होता है, वो माइका का ही बना होता है, उसी का उपयोग बिजली में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर कहते हैं? काली मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा और पीट मृदा। तो काली मिट्टी के ही नाम रेगुर मिट्टी है और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा आपको गुजरात में पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और बिहार में। चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो राजस्थान में, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है और बिहार में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है अल्कोहलिक खमीर को आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीर के आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक एल्डिहाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि इथाइल अल्कोहल। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के काटने से निकलता है फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 62, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कांच की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता है? तो यह क्वेश्चन पूछा गया कि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो सबसे पहले क्लोरीन का संकेत आपको Cl होता है और इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो 2 8 7 इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है और यह हाइड्रोजन ग्रुप का है।
क्वेश्चन नंबर 64, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने की किस ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होता है? एक टरबाइन है और एक डायनेमो है। तो रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा और मैग्नेटिक ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा आपको सेल से किया जाता है और सौर ऊर्जा आपको सूर्य के प्रकाश से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? क्वेश्चन पूछा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की गैस O2, CO2, CO और H2। तो CO2 इसके लिए आवश्यक है। CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रासायनिक नाम है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रासायनिक माना जाता है? तो HCl, H2SO4, HNO3 और H2CO। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि H2SO4 को माना जाता है, जिसका प्रयोग पेट्रोलियम शोधन में कई प्रकार विस्फोटक बनाने में, संचायक बैटरी में भी किया जाता है। और HCl की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि हमारे पाचन शक्ति में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 67, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो रंगहीन, अत्यधिक रंगहीन, ठोस विलय, घोलने के असमर्थ और निलंबित ठोस के कण वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि ठोस विलयन घोलने के असमर्थ। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन पूछा कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो आपको 6 खिलाड़ियों की संख्या है। पोलो में आपको 4 होता है, याद रखेंगे, पोलो में 4, और वाटर पोलो में आपको 7 होता है। कबड्डी और नेटबॉल में भी 7 होता है, और बास्केटबॉल में 5 होता है, और वॉलीबॉल में 6 होता है। क्रिकेट में 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 69, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? देखिए, क्वेश्चन पूछा कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 2005, 2008, 2015 और 2018। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी, यानी कि 2018 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, गोदान किस राज्य की प्रमुख कला है? जो गोदना है, गोदान नहीं है, गोदना है, किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बिहार है। गोदना बिहार की प्रमुख लोक कला है। देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख लोक कला है। महाराष्ट्र के आपको रंगोली है, राजस्थान के मांडवा और मेहंदी है, और बिहार के अपहन भी है। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय थल सेना के दक्षिणी और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ दक्षिणी और पश्चिमी दोनों का पूछा है कि इसकी कमांड कहाँ है। तो भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय और पश्चिमी का जयपुर है, जबकि दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर तथा पूर्वी कमांड का मुख्यालय आपको कोलकाता है। तो ये सब याद रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 16 सितंबर, 21 नवंबर और 24 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 का थीम था द सस्टेनेबल कस्टमर, यानी अर्थात सतत ग्राहक, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योकोहामा रणनीति किससे संबंधित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ओजोन परत के संरक्षण से, शरणार्थी समस्या से, आपदा प्रबंधन से और वैश्विक भुखमरी की दर से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आपदा प्रबंधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74, बर्फानी तूफान किस प्रकार का तूफान है? बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जैविक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वायुमंडलीय है। आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? जीवमंडल नियम, आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क, वन प्राणी अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जीवन मंडल के आरक्षित क्षेत्र। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंचेत जो बांध है वह भारत के किस नदी पर? चंबल नदी, दामोदर नदी, बराकर नदी और ऑप्शन डी की बात करें तो मालप्रभा नदी। तो पंचेत बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है। इससे लाभान्वित आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल भी है। चंबल नदी पर ही कोटा शहर बता है और बराकर नदी भी आपको झारखंड में ही है। क्वेश्चन नंबर 77, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रप्रभा जो अभ्यारण्य है वह भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य का मुख्य रूप से भालू, नीलगाय और तेंदुआ रहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में, कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और गुरु घासीदास अभ्यारण्य आपको छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरह आज के सेट में 77 जीके जीएस के क्वेश्चन थे और आपके सामने मैं किफ़ायती तरीके से सारे क्वेश्चन के डिस्कशन किया हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जो भी लोग अभी तक इस सीरीज में नहीं पार्टिसिपेट हुए वो जल्द से जल्द इस सीरीज में जुड़ जाए, उनको काफ़ी ज़्यादा इससे फायदा होगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में डाला जाता है और टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करें और वहाँ से सेट को बनाएं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। 2 से 3 दिन बाद आपको सारे शेड्यूल को बता दिया जाएगा कि कब लाइव डिस्कशन चलेगा, जो स्पेशल बिहार SSC, बिहार दरोगा, BPSC और बिहार पुलिस के लिए ही चलेगा। और उसके बाद आपको डेली सेट चलेगा और सुबह में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। 3 सीरीज चलेगा, तीनों में आप पार्टिसिपेट हो और देखिए आपकी जीके धुआं हो जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।